हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्रेयस बड़िए आज आपके साथ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज से लेक्चर नंबर 29 पे डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसमें हम मैसेडोनियन या फिर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन को स्टडी करेंगे। स्टार्ट योर बिलीव्स which will lead your thoughts, which will create your action, which will produce your results। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, दिस इज़ माय फेसबुक पेज, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज हम देखिए मैसेडोनियन या फिर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन यहाँ पे पढ़ने वाले। तो अलेक्जेंडर कौन थे? तो अलेक्जेंडर जो थे ये मैसेडोनिया के ही एक तरह से रूलर थे, एक तरह से किंग थे। सो मैसेडोनिया नाम की एक जगह है, इसलिए हम मैसेडोनियन इन्वेजन भी इसको कह सकते हैं या फिर हम इसको अलेक्जेंडर्स इन्वेजन भी कह सकते हैं। सो अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था, ये तो हम सब जानते हैं। तो आज हम यही सब स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि 4th सेंचुरी बीसी की बात है। ओके, 4th सेंचुरी बीसी जो ग्रीक थे और जो ईरानियन थे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ईरानियन का जो अपना टॉपिक था उसे कंप्लीट करके दिया हुआ है, तो उसे पहले देख ले ताकि आपको इसका बैकग्राउंड पता चले। तो ग्रीक और ईरानियन जो लोग थे वो पूरा एक ही चीज के लिए लड़ रहे थे हमेशा, कि पूरे वर्ल्ड में कौन सुप्रीम होगा। अब ये सुप्रीमेसी की लड़ाई इन दोनों के बीच में उस टाइम इसीलिए थी क्योंकि ये दोनों बहुत पावरफुल थे। एक तरह से अगर ग्रीक्स देखेंगे या फिर ईरानियन देखेंगे, हमने पिछले लेक्चर में ईरानियंस को देखा, उन्होंने इंडिया का कुछ पार्ट जीत लिया था, तो ये भी हमें पता चलता है। तो यहाँ पे ग्रीक भी उतने ही पावरफुल थे। तो अब सबसे पहले जो है, सबसे पहले एक मैसेडोनिया नाम की जगह है। मैसेडोनिया के बारे में अगर आपको बता दूं तो मैसेडोनिया एक जो जगह है ये नॉर्दर्न ग्रीक में आती थी एक टाइम पे हिस्ट्री में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो ग्रीक थे मैसेडोनिया के साथ, यानी अलेक्जेंडर के जो रूलर थे मैसेडोनिया के, उनके साथ साथ जो ग्रीक थे उनको फाइनली डिस्ट्रॉय, सॉरी जो ग्रीक थे उन्होंने फाइनली डिस्ट्रॉय कर दिया जो ईरानियन एम्पायर थे उनको। अलेक्जेंडर ने अटैक किया ईरानियन एम्पायर पे और उनको पूरा खत्म कर दिया, उनको पूरा अपने कब्जे में ले लिया, उनको पूरा कैप्चर कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की लड़ाई हुई होगी अलेक्जेंडर की। यहाँ पे इस तरह की लड़ाई हुई होगी ग्रीक और जो ईरानियन लोग थे उनके बीच में, ऐसा हमें कुछ पेंटिंग से पता चलता है। शायद इस तरह की होगी, अब उस टाइम के बहुत ज़्यादा एविडेंसेस तो है नहीं। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि अलेक्जेंडर ने ये लड़ाई तो की, इसके बाद अलेक्जेंडर ने सिर्फ एशिया माइनर या फिर इराक ही नहीं, तो उसके साथ साथ ईरान ईरान को भी अपने कब्जे में ले लिया और ईरान से वो मार्च करते हुए आए इंडिया में। इस मैप पे आप देख सकते हैं किस तरह से आते हैं। इस तरह से अलेक्जेंडर ने अपना पूरा एम्पायर बनाया था। अलेक्जेंडर जो थे वो, अगर मैं आपको उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, आपके एग्जाम में नहीं आएगा ये, बट अलेक्जेंडर पूरा वर्ल्ड ही जीतना चाहते थे। एक तरह से यही उनका सपना था, एक अलग सा सपना था। तो वो ग्रीक से होते हुए इस तरह से इस रास्ते से आते हैं और यहाँ से वो इंडिया की तरफ बढ़ते हैं इस एरिया में। ये सब चीज़ें अभी हमें पता चलेगी। ये एक पिक्चर है जिसमें आप अलेक्जेंडर को देख सकते हैं। तो ये है अलेक्जेंडर जो द ग्रेट, जो पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करना चाहते थे एक तरह से। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि एक हेरोडोटस करके, जो हेरोडोटस है वो फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं, जो कि एक ग्रीक के इतिहासकार या ग्रीक के हिस्टोरियन हुआ करते थे। उनका मैं आपको एक स्कल्पचर दिखा देता हूँ, उनका एक स्टैचू दिखा देता हूँ। इस तरह से वो थे, जो बहुत ही पुराने हिस्टोरियन थे ग्रीक के। अब हेरोडोटस क्या लिखते हैं? तो हेरोडोटस या फिर बाकी जो भी ग्रीक राइटर्स थे वो ये लिखते हैं कि इंडिया जो है वो बहुत खूबसूरत है, इट इज़ वेरी फैबुलस लैंड। वो सब चीज़ें हर बार अलेक्जेंडर सुनते थे इंडिया के बारे में, तो उनको हर बार लगता था कि मुझे इस देश में जाना एक बार। आप जानते हैं कि एक टाइम पे इंडिया कितना खूबसूरत और एक सोने की चिड़िया कही जाती थी। सभी की ये इच्छा थी कि इंडिया पे अटैक करे, इंडिया को कॉन्कर कर ले। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर की भी यही इच्छा है, जागरूक होने लगे अलेक्जेंडर में कि मैं भी इंडिया के ऊपर अटैक करूंगा। इसी तरह से वो जीतते जीतते आ रहे थे धीरे धीरे इंडिया के तरफ भी, ये हमें यहाँ पता चलता है। उसके बाद ये देखेंगे कि अलेक्जेंडर जो थे उनके पास बहुत ज़्यादा पैशन था कि ज्योग्राफिकल इंक्वायरी का, उनको नई नई चीज़ें देखने का बहुत ज़्यादा एक पैशन था, उनमें जुनून था कि मैं नई नई जगहों पे रहूंगा, नई नई जगहें देखूंगा, उसके साथ साथ नेचुरल हिस्ट्री क्या है ये भी जानूंगा वहां पे जाके। ये सब इच्छाएं जो अलेक्जेंडर के अंदर थी, ये इच्छाएं भी एक रीज़न था कि अलेक्जेंडर कहीं ना कहीं नई नई जगह एक तरह से एक्सप्लोर करना चाहते थे। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये भी सुना था अलेक्जेंडर ने कि एक कैस्पियन सी है, जो कि एक तरह से इंडिया के वेस्ट में है, बट वो इंडिया के ईस्ट तक भी बहती है। इस तरह से उन्हें नई नई चीज़ें देखने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि ये चीज़ें वो सुन के थे पहले से ही। उसके बाद मैं आपको ये भी बता,
जब अलेक्जेंडर इंडिया में आना चाहते थे, जब अलेक्जेंडर इंडिया में आ रहे थे, उस टाइम पे इंडिया में अगर हम देखते हैं तो रूल किस तरह से थे यहाँ पे देखते हैं। सो अंभी नाम के एक प्रिंस थे जो कि तक्षशिला के रूलर हुआ करते थे। जो तक्षशिला आता है, आप जानते हैं तक्षशिला जो है ईस्टर्न साइड में आता है, सॉरी वेस्टर्न साइड में आता है जो तक्षशिला है वो। सो तक्षशिला के रूलर हुआ करते थे, वो थे अंभी, और उसके साथ-साथ पोरस थे। पोरस का भी एक किंगडम था जो कि झेलम और चेनाब नदी के बीच में हुआ करता था। तो पोरस और अंभी ये जो 2 स्ट्रॉन्ग रूलर्स हुआ करते थे उस टाइम पे इंडिया के इसी साइड में जो थे वो, जहाँ पे अलेक्जेंडर जहाँ से आने वाले थे इस देश में वो, वहाँ पे। तो उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि अलेक्जेंडर मार्च टुवर्ड्स इंडिया थ्रू खैबर पास। खैबर पास एक पास है जो कि आप जानते हैं, आज वो पाकिस्तान में है, बट ये खैबर पास है, जिस पास से, पास है ना, आपको पता है माउंटेन्स के बीच में जो जगह होती है जहाँ से आप दूसरे टेरिटरी में एंटर कर सकते हो तो उसे पासेस कहा जाता है। सो पासेस जो है वो ऐसा ही खैबर पास है, वो 326 बीसी में इंडिया में खैबर पास के थ्रू आए थे। अगर हम देखते हैं तो अंभी जो थे वो तो अलेक्जेंडर की पावर को जानते थे अच्छे से। अंभी अंभी कैसे थे, मैं आपको दिखा, ये जो आपको दिख रहा है ये एक पेंटिंग बनी हुई है, ये अंभी की है। तो अंभी तो अच्छे से अलेक्जेंडर की कितनी पावर है, कितनी बड़ी आर्मी है, कितने सारे रीजन जीतते हुए आ रहे हैं, ये अंभी पहले से जानते थे। अंभी तो पहले ही बोल दिए, भाई साहब अलेक्जेंडर साहब हम आपके सामने सबमिट करते हैं, हम आपके सामने हार मानते हैं, हम आपसे लड़ाई नहीं कर सकते, आप आइए। अब यहाँ पे आने देने का रीज़न 2 था। एक तो अंबी को पता था कि अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और दूसरा रीज़न ये था कि अंबी और जो पोरस है, जो कि जिनका किंगडम झेलम और चेनाब के बीच में था, पोरस का। सो अंबी और पोरस के बीच में एक तरह से लड़ाई शुरू थी, इन दोनों के बीच में दुश्मनी थी। इसका फ़ायदा अंबी एक तरह से देखना चाहते थे कि अलेक्जेंडर के आने का फ़ायदा उठाना चाहते थे, और वो क्या करना चाहते थे, अंबी को अपने तरफ से अलेक्जेंडर को कर लेना चाहते थे और पोरस पे अटैक करके पोरस को हराना चाहते थे। यही अंबी चाह रहे थे यहाँ पे। तो इस तरह से हुआ। अंबी ने यहाँ सबमिट कर दिया और उन्होंने ये भी बोला कि मैं आपको आर्मी भी देता हूँ आपके सपोर्ट के लिए, और उसके साथ-साथ आपको मेरा खजाने में से कुछ दे भी देता हूँ। सो इस तरह से अलेक्जेंडर को अंबी ने खुश कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में अलेक्जेंडर को खुश कर देते हैं अंबी। उसके बाद जो अंबी का प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया। तो अंबी का उतना प्रॉब्लम यहाँ पे रहा नहीं, क्योंकि 2 रूलर में से एक अंबी तो अलेक्जेंडर के साइड से हो गया। अब बात थी पोरस की, जिनको पुरु कहा जाता है। सो पोरस की इसमें क्या होता है, तो एक बैटल लड़ा गया था। ये बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। तो बैटल ऑफ हाइडेस्पिस जो है ये अब हम पहले देख लेते हैं। तो पोरस है, पोरस द ब्रेव ऐसा ही कहा जाता है, यानी पुरु द ब्रेव, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये उनके सामने लगाए ही जाते हैं। तो पोरस द ब्रेव जो थे ये एक पावरफुल रूलर थे झेलम और चेनाब के बीच में। अब अंभी जो थे उन्होंने तो पहले ही सबमिट कर दिया कि भाई साहब मैं नहीं लड़ूंगा, हाँ मैं आपके तरफ से हो गया हूँ, अपन मिलके दोनों मिलके पोरस पे अटैक करेंगे। सो पोरस का जो रीजन था वो यहाँ पे था, और पोरस को जब ये पूछा गया तो पोरस ने कहा मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं इस ये जो फॉरेन इन्वेडर आया है इस देश में उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा और उन्हें अंदर नहीं आने दूंगा। इन जुलाई 326 बीसी की बात है उस वक़्त। तो अलेक्जेंडर जो थे ये मार्च कर जाते हैं रिवर झेलम तक। सो झेलम की तरफ जैसे-जैसे अलेक्जेंडर बढ़ने लगते हैं उनके ह्यूज आर्मी के साथ, अगर हम देखेंगे तो 5000 सोल्जर्स थे जो अंभी ने दिए थे, और बहुत बड़ी आर्मी खुद अलेक्जेंडर की भी थी। सो ये दोनों मिलके बहुत बड़ी एक आर्मी थी जो कि पोरस के पास आती है, और उसके बाद झेलम नदी के किनारे अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ाई होती है, जिसको बैटल ऑफ हाइडेस्पिस कहा जाता है। सो आप सोच रहे होंगे तो झेलम के किनारे लड़ा जा रहा है तो इसको हाइडेस्पिस क्यों कहा जा रहा है? तो ये इस वक़्त झेलम जो है उसको हाइडेस्पिस नाम से जाना जाता था, उस रिवर को, इसीलिए इसको बैटल ऑफ हाइडेस्पिस कहा जाता है। तो यहाँ पे पोरस जो थे उन्होंने बहुत स्ट्रांगली रेज़िस्ट किया था, इनका जितना भी अटैक था अलेक्जेंडर का वो पूरा उन्होंने रेज़िस्ट कर लिया, और दिख रहा था कि पोरस को यहाँ हराना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि पोरस खुद भी बहुत ज़्यादा ब्रेव है। बट अलेक्जेंडर की आर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो अलेक्जेंडर ने कुछ भी करके पोरस को हरा दिया। पोरस पे कंटिन्यू अटैक कर दिए, पोरस फिर भी नहीं हार मान रहे थे। तो पोरस के एक तरह से अगर हम देखते हैं, तो इस तरह से ये लड़ाई चली थी उस वक़्त अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। आपको यहाँ अलेक्जेंडर भी दिख रहे हैं, और अगर हम देखते हैं तो पोरस यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये किंग पोरस है, इनको लाया जा रहा है अलेक्जेंडर के सामने। ये देखिए आप, इनको बहुत इंजरी थी, फिर भी इनके चलने में एक तरह से आपको दिखता था कि कोई तो भी किंग चल के आ रहा है, कोई छोटा इंसान नहीं है, कोई तो भी एक महान व्यक्ति है जो कि चल के आ रहा है, जो बिल्कुल डरता नहीं है। सो पोरस हारे अलेक्जेंडर से, बट अलेक्जेंडर उनके ब्रेवरी और उनके करेज को देख के इम्प्रेस हो गया। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्या हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। जब पोरस जो थे ये जब अलेक्जेंडर इनको हरा देते हैं तो इनके जो सोल्जर्स थे इनको ये ऑर्डर दिया जाता है कि पोरस को मेरे सामने लाया जाए। जब पोरस को अलेक्जेंडर के सामने लाया जाता है
कि आप किस तरह के ट्रीटमेंट चाहते हैं, मैं आपको क्या करूँ, आपके साथ क्या करूँ, आपके साथ क्या ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीट करूँ। तो पोरस विदाउट किसी डरे हुए, जबकि पोरस यहाँ बंदी बना दिए गए, फिर भी पोरस बिल्कुल डरते नहीं और अलेक्जेंडर के आंख में आंख डाल के बोलते कि मुझे एक राजा की तरह, एक किंग की तरह ट्रीट किया जाए। और इस चीज से जो अलेक्जेंडर थे ये इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि अलेक्जेंडर उन्हें एक तरह से छोड़ देते हैं, उनकी ब्रेवरी और करेज देखते हैं, कितना ज्यादा ये इंसान में हिम्मत है। ये सब चीज़ों को देख के वो पोरस को छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं और ये भी कहते हैं उनके सोल्जर से कि इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराई जाए, जो इनको हमने घाव लगे हैं वो पूरे चीज़ों की। और अलेक्जेंडर जितना भी रीजन पोरस का जीत लेते हैं, पोरस के किंगडम का, वो सब उन्हें वापस भी कर देते हैं और उसके साथ-साथ कुछ एडिशनल जो अलेक्जेंडर ने जीती थी टेरिटरीज़, वो भी उन्हें दे देते हैं और उन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं। तो इस तरह से अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो चीज़ हुई, यहाँ पे पोरस कितने ब्रेव थे, ये हमें दिखाई देता है। अब ये हाइडेस्पिस की एक तरह से ये हो गया, हाइडेस्पिस का बैटल हो गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि उसके बाद अलेक्जेंडर क्या करते हैं। तो उसके बाद अलेक्जेंडर जो है ये बियास रिवर की तरफ बढ़ते, अब उनको आगे बढ़ना था और इंडिया जीतना था। सो वो बियास रिवर की तरफ बढ़ते हैं और बियास रिवर से वो चाहते हैं कि और मैं आगे आगे चलते जाऊं, बट उनकी जो आर्मी थी वो रिफ्यूज कर देती है। आर्मी, ऐसा कहा जाता है कि उनके जो सोल्जर्स थे ये काफी बड़ा एक तरह से बहुत दूर से आए थे और ये थक गए थे काफी। अब ये कोई वॉर लड़ना नहीं चाहते थे, बहुत वॉर लड़े थे उन्होंने, उसके साथ-साथ इनको डिसीजेस भी हुए थे, राह चलते उनको बीच-बीच में कुछ डिसीजेस भी लग गए थे। सो सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम रिवर क्रॉस नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये आगे नहीं बढ़ने का जब निर्णय लिया गया तो ग्रीक सोल्जर्स जो थे वो वॉर वेरी और डिसीज़ थे, ये तो मैं आपको बता चुका, और बहुत हॉट क्लाइमेट भी था इंडिया का। इतना हॉट क्लाइमेट उन्होंने देखा नहीं था और इंडिया में आने के बाद उन्हें गर्मी इतनी महसूस होने लगी कि वो जल्दी थकने लगे। और अगर हम देखेंगे तो 10 इयर्स वो कैंपेनिंग कर रहे थे कंटिन्यूअसली, एक भी बार घर में ना रुकते हुए 10 इयर्स तक वो सिर्फ आगे आगे बढ़ते गए अलेक्जेंडर के साथ, कुछ नए नए एरियाज जीतते गए और इंडिया तक पहुंचने तक तो बहुत थक गए थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ये भी देखा था कि जो इंडियन की फाइटिंग क्वालिटीज है वो कितनी जबरदस्त है। जब वो इंडस रिवर पे आते वक्त, सबसे पहले जब वो इंडस रिवर पे कुछ युद्ध लड़ रहे थे, तो उसी वक्त उनको एक्सपीरियंस आ गया था कि इंडियन लोग बहुत ही शूरता से लड़ते हैं, तो अभी हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम इंडियन से लड़ सके। तो एक तरह से देखेंगे तो पूरा जो अलेक्जेंडर थे, ऐसा माना जाता है कि वो कभी हारे नहीं किसी भी बैटल को। सो ऐसा राजा जो कभी हारा नहीं, वो अपने एनिमी के हाथों नहीं हारा, वो आखिरकार अपने खुद के लोगों के ही हाथों हार गया, क्योंकि उनके सोल्जर्स ने ही मना कर दिया कि मैं अभी हम वॉर नहीं लड़ेंगे, आपको जाना है तो अकेले। अब अकेला अलेक्जेंडर थोड़ी ना लड़ेंगे, सो अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि यही सब रीजन थे जिससे अलेक्जेंडर वापस हो जाते हैं और इंडिया में वो लगभग 19 महीने तक रहे, 19 मंथ्स तक वो रहे। 326 बीसी से 325 बीसी में वो इंडिया में रहे। इंडिया में वो जब बियास रिवर तक जितना भी आए थे, तो वो जीतते जीतते ही आए थे रीजन, तो काफी सारा यहाँ पे रीजन जो था ये टूटने लगा, क्योंकि अलेक्जेंडर ने वो काफी सारा रीजन जीतते जीतते आए थे। अगर हम देखेंगे तो जब वो वापस जा रहे थे वो स्टेट से, तो उन्होंने, सो जो लोग हार मान रहे थे अलेक्जेंडर के सामने, उनमें से जो लोग थे उनको अलेक्जेंडर ने काफी सारे लोगों को जो उनसे जीत लिए थे उनके राज्य, वो वापस भी दे दिए अलेक्जेंडर ने, एक तरह से हम देखेंगे तो। और आगे क्या हुआ, सो आगे अलेक्जेंडर जो थे वो मैसेडोनिया के लिए निकल गए। मैसेडोनिया के लिए निकलते वक्त उन्होंने अपने गवर्नर छोड़ दिया, जो जो जगह वो जीते थे वहां पे, जो जगह उन्होंने वापस नहीं दी थी वही रूलर को, उनके वो जगह पे उन्होंने अपने गवर्नर छोड़ दिए कि आप इंडिया पे रूल कीजिए। धीरे धीरे अलेक्जेंडर की डेथ होने लगी और जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई, अलेक्जेंडर की जो डेथ थी ये बेबीलोन नाम की जगह है वहां पे हुई थी। सो यहाँ जब उनकी डेथ हुई, सो उनके डेथ, हाँ, और डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन भी देता हूँ। उनकी डेथ 323 बीसी में हुई थी, 323 बीसी, बेबीलोन नाम की एक जगह है, वहां पे उनकी डेथ होती है अलेक्जेंडर की। सो 323 बीसी में उनकी डेथ होती है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कॉन्क्वेस्ट, उनकी जब डेथ होती है, तब यह जो गवर्नर्स थे इन्होंने भी इंडिया को छोड़ दिया। कौन गवर्न करेगा इंडिया, क्या नहीं, इतना दूर है इंडिया हमारे रीजन से, कहाँ यहाँ हम बैठे रहेंगे। सो सब लोग चले गए ये छोड़ के, और जो एरियाज थे ये खाली हो गए। अब यहाँ पे कोई रूलर बचा नहीं, जब गवर्नर भी चले गए अलेक्जेंडर के डेथ के बाद, और अलेक्जेंडर हैड ओवरथ्रोन द स्मॉल किंगडम्स, है ना। तो राह चलते जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स दिखते थे उन पे वो अटैक कर लेते थे अलेक्जेंडर और उनको हरा देते थे। उसके साथ साथ रिपब्लिक्स ऑफ, ओ है ये ऑफ, ओके। सो अलेक्जेंडर रिपब्लिक्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एंड हिज डिपार्चर लेफ्ट अ पॉलिटिकल वैक्यूम। तो पॉलिटिकल वैक्यूम तो बनेगा ही। अगर हम देखेंगे तो अलेक्जेंडर जब वापस जा रहे हैं तो ये रीजन खाली होते गया। अलेक्जेंडर जो रूलर थे वो रूलर ही वहां नहीं बचे, तो ये रूल कौन करेगा इस रीजन पे, ये पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया। ये चीज पता ही नहीं चल रही थी कौन रूल करेगा। सो ये चीजों के कारण, ओके, सो वैक्यूम
नॉट सरप्राइजिंगली, या हम तो जानते ही है। उसके बाद इस रीजन का क्या हुआ, तो इस रीजन का कुछ नहीं, ये मेन जो रीजन था, ये अगर हम देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनको चाणक्य ने असिस्ट किया और छोटे छोटे जो रीजन्स थे उनको अपने कब्जे में ले लिया, जिसको उन्होंने मौर्यन एम्पायर ही बना दिया। अलेक्जेंडर ने तोड़ने का काम किया और इन सब पे धीरे धीरे करके इनको जोड़ के एक एम्पायर बनाने का काम किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, अंडर चाणक्य असिस्टेंट। जब इंडिया में अलेक्जेंडर आए थे उस टाइम पे नंद डायनेस्टी हुआ करते थे, धनानंद जो थे ये यहाँ पे रूलर हुआ करते थे इंडिया के, ये चीज याद रखिएगा। और उनकी भी आर्मी बहुत ह्यूज थी, नंद डायनेस्टी की भी। लड़ना मुश्किल था, ये सोल्जर्स को पता था कि आगे भी बहुत बड़ी आर्मी होगी। तो ये यहाँ पे धनानंद जो थे उनका यहाँ पे रूल चल रहा था, तो धनानंद को बाहर कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। तो ये सब यहाँ पे हुआ और धीरे धीरे फिर मौर्यन एम्पायर यहाँ पे खड़ा होने लगा। ये सब चीजें हम अभी आगे मौर्यन में भी पढ़ेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि इफेक्ट क्या हुए। मेन चीज हमें क्या पढ़ना है कि इफेक्ट क्या हुए अलेक्जेंडर का इन्वेजन के। अलेक्जेंडर इंडिया में आए तो वो क्या क्या चीजें हुई उसके कारण। सबसे पहली चीज ये है कि अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन था उसके कारण पहला ओकेजन मिला एंशिएंट यूरोप को कि वो इंडिया के साथ, एंशिएंट इंडिया के साथ क्लोज कॉन्टेक्ट में आ सके। एक ग्रीक जब आता है इंडिया में तो वो यूरोप का पार्ट, यूरोप से आता है कोई इंडिया में, या फिर मैसेडोनिया से आता है कोई इंडिया में, तो उनके कॉन्टैक्ट और अच्छे हो जाते हैं, जिसके कारण ट्रेडिंग या फिर जो भी व्यापार था इन दोनों के बीच में अच्छा शुरू हो गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ये था इस इन्वेजन का कि डायरेक्ट कांटेक्ट बन गए थे इंडिया और ग्रीस के बीच में, अलग अलग फील्ड्स में, व्यापार में, बाकी बाकी जितनी भी अलग अलग जगह चीजें हैं उन सब में यहाँ पे अलग अलग चीजों को लेके अच्छा कांटेक्ट बन गया था इंडियंस और ग्रीक में। उसके बाद अलेक्जेंडर का जो कैंपेन था उसके कारण 4 रूट्स ओपन हो गए थे बाय लैंड एंड सी। अगर हम देखेंगे तो अलग अलग 4 रास्ते हमें मिले थे कि लैंड के थ्रू कैसे आया जा सकता है इंडिया में, सी के थ्रू कैसे आया जाता है। ये कुछ थोड़ी मोटी छोटी मोटी चीजें पता चली और जिसके कारण ग्रीक मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन जो थे उन्हीं रास्ते से इस देश में आने लगे, इंडिया में आने लगे। व्यापारी आने लगे और व्यापार होने लगा। उसके साथ साथ इन्वेजन लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर ग्रीक सेटलमेंट इन दिस रीजन, है ना। ये जो रीजन था यहाँ पे अलेक्जेंडर ने अपने कुछ गवर्नर तो रखे ही थे, या तो वो भी चले गए, बट ग्रीक लोग जो आ गए वो भी यहाँ पे रहने लगे। तो यहाँ ग्रीक सेटलमेंट भी बहुत अच्छा दिखाई देने लगा हमको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था कि द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया जो है ये काबुल रीजन में आता है ना। तो ये ग्रीक सेटलमेंट है जो आपको बता रहा हूँ। अलेक्जेंड्रिया ये ग्रीक सेटलमेंट है, जो ग्रीक लोग जहाँ पे रहे वो काबुल रीजन में। उसके साथ साथ ब्यूक फ्लैग जो है, ब्यूक फैल्क है, ये झेलम रिवर के किनारे है, ये भी यहाँ भी ग्रीक सेटलमेंट रहा है, यहाँ भी ग्रीक लोग रह के रहे। और अलेक्जेंड्रिया एक सिंध में भी है, सिंध रीजन में, वहाँ पे भी ग्रीक लोग रहे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज रहे जहाँ पे ग्रीक सेटलमेंट भी दिखने लगा, यानी ग्रीक इंडिया के आसपास आने लगे, आते हुए हमें दिखे। उसके बाद हम देखते हैं तो अलेक्जेंडर जो था ही वाज डीपली इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी एंड मिस्टीरियस सी ओशन, है ना। तो वो ओशंस कैसे होते हैं ये देखना चाहते थे, वो ज्योग्राफी क्या है देखना चाहते थे। ये पहली बार जब उन्होंने देखा तो ये माउथ ऑफ द इंडस पे उन्होंने देखा थी, क्या खतरनाक होता है, कितना जबरदस्त ये नज़ारा है। उनका भी बहुत इच्छा है भी पूरी हुई अलेक्जेंडर की। तो अगर ये देखेंगे हम तो अलेक्जेंडर्स हिस्टोरियंस हैव लेफ्ट क्लियरली डेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ अलेक्जेंडर्स कैंपेन। अब तक हम डेट्स में कंफ्यूज हो रहे थे कि अभी हमारे पास क्लियर डेट्स नहीं है। पिछले लेक्चर्स में हम देख रहे थे कि क्लियर डेट्स नहीं, क्योंकि कोई फॉरेन का रूलर या फिर ग्रीक से कोई आया तो वो एग्जैक्ट डेट बनाएंगे वहां के लोग। उन्होंने यहाँ पे एग्जैक्ट डेट बताई, जिससे हमें पता चला कि धनानंद अलेक्जेंडर के टाइम पे होते होंगे, उनके बाद मौर्य है, यानी ये डेट्स जो है ये डेट हुआ करती होगी। तो ग्रीक जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने एग्जैक्ट डेट्स बताई, जिसके कारण अभी हमको ईजी हो गया कि इंडियन हिस्ट्री को हम क्रोनोलॉजी में बना सके धीरे धीरे। ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें अलेक्जेंडर के कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही एक अच्छी चीज़ यहाँ पे हुई। अलेक्जेंडर्स हिस्टोरियन जो थे उन्होंने काफ़ी हमें इन्फॉर्मेशन भी दी कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी इंडिया की। उस टाइम पे हम इतने रिकॉर्ड्स नहीं लिखते थे, अब वो लोग बाहर से आए थे अलेक्जेंडर के वक्त, तो उन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व की थी कि इंडिया के लोग कैसे रहते, इंडिया की सोसाइटी कैसे, इकोनॉमी कैसे, ये सब चीज़ें उन्होंने देखी थी। उन्होंने ये भी बताया कि उस टाइम पे, है ना, तो सती सती सिस्टम इंडिया में हुआ करता था, ये भी हमें पता चलता है इंडिया के सोसाइटी में। ये भी हमें बताते हैं ग्रीक वाले, ग्रीक हिस्टोरियन से हमें ये भी पता चला कि उस टाइम पे इंडिया में सती सिस्टम था। उसके साथ साथ गर्ल्स जो थी इनको मार्केट में बेचा भी जाता था, जो पुअर पेरेंट्स थे वो अपने लड़कियों को मार्केट में बेच भी देते थे। और यहाँ पे ब्रीड ऑफ ऑक्सन हुआ करते थे नॉर्थ वेस्ट में, है ना। तो ऑक्स हुआ, यानी बैल ज़्यादा दिखते थे यहाँ पे इंडिया में, ये भी चीज़ें पता चलती है। तो काफ़ी एक देखते हैं पशुपालन है, इस तरह से एक सोसाइटी है, इस तरह पशुपालन यानी इकोनॉमी है हमारी, सती सिस्टम जो कि सोशल, और सेल ऑफ गर्ल्स, ऐसे सोशल कुछ एविल्स भी इंडिया में प्रेजेंट थे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनका जब इन्वेशन हुआ तो उसके कारण ही मौर्यन एम्पायर जो था उनका यहाँ पे
एक्सपांशन हुआ। मौर्य को चांस मिला बहुत अच्छे से रूल करने का, क्योंकि ये पूरा तोड़ दिया था अलेक्जेंडर ने एक तरह से, तो इनको ईज़ी गया आगे ये काम करना। और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने ये भी देखा था कि आर्मी जो अलेक्जेंडर की वो किस तरह से काम करती है, और उनसे काफ़ी नॉलेज भी लिया था। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था अलेक्जेंडर को, तो उस चीज़ के कारण वो भी अच्छी अपनी आर्मी सेटअप कर सके जिस तरह से अलेक्जेंडर की थी, और वो डिस्ट्रॉय कर सके नंद डायनेस्टी को इजीली। सो ये चीज़ें उनके काम आई बहुत ज़्यादा। चाणक्य ने बहुत यहाँ पे उनको असिस्ट किया अच्छे से, उनकी बहुत सारी हेल्प की। सो इस तरह से हमें कुछ इफेक्ट्स जो हुए अच्छे अच्छे, कुछ बुरे जो भी हुए, आपको जो भी लगता है आपके विचारों से, सो वो इफेक्ट थे अलेक्जेंडर के इन्वेजन के। तो इस तरह से अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया, और ये सब चीज़ें हमें अभी पता चलती है। तो ये था मैसेडोनियन या फिर अलेक्जेंडर्स का इन्वेजन, जो कि एक नेक्स्ट टॉपिक था हमारे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। तो इसी तरह हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं रेगुलरली और डेली बेसिस पे आपके साथ नॉलेज शेयर कर सकूँ। आप अपडेट्स चाहते हैं और तो फॉलो और लाइक करें मेरे फेसबुक पेजेस पे, श्रेयस बड़े और श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं या मेरे बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। श्रेयस बड़े द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप मुझे shreyasbade@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। सो इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले चैप्टर में नए टॉपिक के साथ, जो कि मौर्यन एम्पायर होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।